एनर्जी भर दूं। संघर्ष का दर्द जितना अधिक होगा सफलता का सुकून भी उतना ही खास होने वाला है। संघर्ष का दर्द जितना अधिक होगा सफलता का सुकून भी उतना ही खास होगा। ये कौन है? एलन मस्क, अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से गिने जाने वाले एलन मस्क, जिसे हम लोग प्यार से पागल सुल्तान कहते हैं। ये स्पेस एक्स कंपनी, टेस्ला कंपनी, इन सब कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क साहब। इनका नाम क्या है? एलन मस्क। संघर्ष का दर्द जितना अधिक होगा सफलता का सुकून भी उतना ही खास होने वाला है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, थोड़ा सा आप देख लें। 1858 ईस्वी का 1800 अभी हम लोगों ने 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो 3 इंडियन काउंसिल एक्ट को हमने देखा है, एक भारत शासन अधिनियम को देखा है। अभी मेरे पास 2 भारत शासन अधिनियम और बचे हुए हैं, इस पर हम डिटेल चर्चा अभी करेंगे आपके साथ। बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए है 1909 ईस्वी का अधिनियम। आपको पता है ना 1909 ईस्वी से लेकर 1909 ईस्वी के काउंसिल एक्ट से 1919 ईस्वी तक हम आ गए हैं। तो क्या केवल इतना ही घटना था? हम तो संवैधानिक विकास देख रहे हैं। 1909 से 1919 के बीच भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई बदलाव आए। आपको पता है ना 1914 से 1918 ईस्वी तक विश्व युद्ध चला। 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल आंदोलन चली है। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और 1916 ईस्वी में ही लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर आने का संकल्प लेते हैं। 1919 ईस्वी में ही गरम दल नरम दल जो अलग हो चुके थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, उनका जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो पैचअप भी 1916 में ही हुआ। तो ऐसी घटनाएं इससे पहले हो चुकी है। 1918 ईस्वी में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है, भारत के लोग आस लगा के बैठे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों की जीत होगी तो हमें शायद स्वतंत्रता मिल जाएगा, हमें स्वराज्य मिल जाएगा। 1916 के होम रूल आंदोलन में जब तिलक घूम घूम कर ये प्रचार करने लगे थे कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, लोगों में एक नई ज्वाला उत्पन्न हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों पर हम आस लगाए बैठे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजी सेनाओं के साथ भारतीय लोगों को सेना में भर्ती कराया जा रहा था। गांधी जी को भर्ती कराने वाले एजेंट तक कहा गया। गांधी जी को इसके लिए कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का हम सपोर्ट कर रहे थे, ताकि अंग्रेज युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र यानी मित्र राष्ट्रों की जीत होगी, जिसमें अंग्रेज भी शामिल है, तो हमें शायद स्वायत्तता मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्त। 1919 ईस्वी का अधिनियम 1918 में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है, 1919 में हमें क्या मिलती है? उपहार नहीं, रॉलेट एक्ट मिलता है। जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हो जाते हैं। तब भारत के लोगों को यह समझ आता है कि शायद अंग्रेज अपने कथनी और करनी में बहुत फर्क रखता है। वो किसी भी सूरत में भारत को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता है। तो ऐसे में 1919 ईस्वी में फिर एक सुधार आता है, जिसको हम लोग मॉन्टफोर्ट सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टफोर्ड सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1919 ईस्वी के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में देखते हैं क्या क्या लाते हैं हमारे लिए। ये तो लॉलीपॉप ही होता है सारा सुधार। प्रांतों में तो इसमें कहते हैं कि आप लोगों को स्वायत्तता तो देंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्या क्या स्वायत्तता मिलेगी हमें? कहा कि आपके प्रांतों में, केंद्र की बात तो छोड़ दीजिए, वहां गवर्नर जनरल वाइसराय तो है ना, आपके प्रांत में आप लोगों को थोड़ी सी भागीदारी दी जाएगी। यहां देखिए कैसे दोहरा चरित्र वाला शासन स्थापित होगा। द्वैध शासन का मतलब है शासन को 2 हिस्से में बांटा जाएगा। शासन व्यवस्था के अधिकार को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। एक के पास अधिकार होगा तो कर्तव्य नहीं, एक के पास कर्तव्य होगा अधिकार नहीं। तो ऐसे में देखेंगे क्या होता है। प्रांतों में द्वैध शासन, सभी प्रांत में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। द्वैध शासन, अब देखिए कैसा द्वैध शासन। तो प्रांतीय विषयों यहाँ में क्या किया जाता है, पहली बार 1919 ईस्वी में नियमों को यानी कानून बनाने वाले जितने भी विषय थे उन विषयों का बंटवारा किया जाता है प्रांतों में, केंद्र में नहीं।
प्रांतों में विषयों का बंटवारा किया जाता है। प्रांत विषयों के बंटवारे को आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा जाता है। किसमें? आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित मतलब रिजर्व रहेगा किसके लिए? गवर्नर के लिए। प्रांत में गवर्नर, केंद्र में गवर्नर जनरल। तो प्रांत में जो गवर्नर होंगे ना, गवर्नर के अधीन कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो रिजर्व रहेगा, उस पर आपका कुछ नहीं चलेगा। दूसरा, एक हस्तांतरित अधिकार होगा, कुछ विषय ऐसे होंगे जो आपको हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। तो हस्तांतरित विषय में क्या होगा? शिक्षा होगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने लोगों को शिक्षा दो। शिक्षा के बाद क्या होगा? कृषि है, आप अपने लोगों को कृषि में सुविधा दो। सिंचाई की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, समाज कल्याण की विशेष व्यवस्था है। तो ऐसे सभी विषय को क्या कर दिया? हस्तांतरित कर दिए गए, मतलब राज्य की विधायन पालिका को हस्तांतरित किया गया। लेकिन आरक्षित विषय में टैक्स वसूलने का अधिकार मेरे पास रहने दो, सेना रखने का अधिकार तुम्हें नहीं है, सेना रखने का अधिकार हमें मेरे पास रहने दो। और क्या करना है? तो सेना, राजस्व वसूली और विदेशी संबंध या फिर किसी अन्य राज्यों के साथ संबंध कैसा होगा, उसके लिए सारी जिम्मेदारी अपने पास रख रहे हैं। मतलब सारे अधिकार की बात अपने पास, सारे दायित्व की बात इनके पास। तो यही है आपका द्वैध शासन, दो टुकड़ों में बटा शासन, द्वैध शासन। मतलब प्रांतीय विषयों का बंटवारा कर दिया गया आरक्षित और हस्तांतरित विषय में, और यह द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ में जब द्वैध शासन की शुरुआत होती है, भारत के हित में नहीं है। फिर यहाँ क्या होता है? पृथक निर्वाचन जो 1909 में लाया गया था मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचन यानी सांप्रदायिकता का जो बीज बोया गया, उसे अब धीरे धीरे पौधा बनाया जा रहा है, यानी उसका विस्तार किया जा रहा है। भारत में कांग्रेस उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज उसका विस्तार किया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा। विस्तार करने के क्रम में आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचन का अधिकार का विस्तार होता है। पहले मुसलमानों को 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, अब सिख को दे दिया गया, अब ईसाई को दे दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया गया। तो अब जो है पृथक निर्वाचन यानी सांप्रदायिकता का और विस्तार करने का इसमें बात किया गया। इसे कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस अधिनियम को। और इसमें एक व्यवस्था यह भी की गई कि 10 वर्ष के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा। मतलब 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया इसमें, कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा। यह वैधानिक आयोग क्या करेगी कि 1919 ईस्वी में जो एक्ट हमने लाया है, 1919 के एक्ट की समीक्षा करेगी। आप अगर गैस कर पा रहे होंगे ये बात किसकी हो रही है, मतलब 1919 ईस्वी में ऐसे सुधार लाए गए, तो इन सुधारों की समीक्षा करने के लिए कि यह सुधार कितना भारत के लिए अच्छा है, बुरा है, लोग इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, इसकी जांच करने के लिए इसमें व्यवस्था कर दिया कि 10 साल बाद हम इसकी जांच के लिए, समीक्षा के लिए एक आयोग बनाएंगे। वो आयोग के रिपोर्ट आने के बाद फिर हम इसमें सुधार का प्रयास करेंगे। इसी का परिणाम था 1919 ईस्वी के 10 साल बाद यानी 1929 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग का गठन करना था, लेकिन 1929 ईस्वी के 2 वर्ष पहले 1927 ईस्वी में ही ऐसा कर दिया गया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्यों किया गया। 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का गठन होता है, वो 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही होता है। साइमन, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन किस अधिनियम के तहत होता है, तो 1919 ईस्वी के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, या 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से, या मॉन्टफोर्ड सुधार से। 1919 ईस्वी के एक्ट से ही साइमन कमीशन का गठन होगा 1927 में। इसी के आधार पर क्या होता है, 1927 में 7 सदस्य वाला, 7 के 7 सदस्य इसमें अंग्रेज होते हैं, एक भी भारतीयों को शामिल नहीं कराया जाता है। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। क्या होता है? साइमन कमीशन। तो आपने 1919 ईस्वी के अधिनियम को देखा कि यहाँ द्वैध शासन कहाँ में, प्रांतों में ध्यान रखेंगे, ये प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतीय विषयों को 2 क्षेत्र में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में पृथक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया है। 10 वर्ष के बाद वैधानिक आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं 1935 ईस्वी का एक्ट। 1935 ईस्वी के एक्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखें। आप देखें कि 1919 ईस्वी में एक एक्ट आया, 10 साल बाद लाना था एक आयोग, तो 1927 में ही लेकर आया गया साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो लाया गया ना, इसी साइमन कमीशन की सिफारिश, साइमन कमीशन की सिफारिश साइमन कमीशन की सिफारिश लिखा हुआ है आपका। साइमन कमीशन की सिफारिश
पर आधारित ही था यह अधिनियम। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। फरवरी 1928 में भारत आती है। इस साइमन कमीशन का खूब घोर विरोध होता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इसी साइमन कमीशन की विरोध करने के दौरान पंजाब में लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज होता है उस पर, और उसके बाद 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद फिर सैंडर्स हत्याकांड वहां से जुड़ता है। ये जब हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो जाएंगे। आज हम लोग संवैधानिक विकास देख रहे हैं। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम तक आने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन होता है, हम लोग उनका विरोध करते हैं, फिर भी साइमन कमीशन रिपोर्ट देती है। इसी के आधार पर क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन 3/3/1930 में, 1931 में और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। आप गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, द्वितीय में गांधी जी गए, वापस खाली हाथ आए, फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गया। फिर इसका क्या परिणाम हुआ, 1933 में श्वेत पत्र जारी किए गए। फिर से भारत में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। तो इसकी पृष्ठभूमि में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रभाव है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है। उसके बाद आप 1932 के पूना पैक्ट हैं। इससे पहले पूना पैक्ट से पहले 1931 में 5 मार्च 1931 का गांधी इरविन पैक्ट है। सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हम सब चीजों को देखेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है। गांधी इरविन पैक्ट तो 1919 से 1935 ईस्वी तक आते आते देश में इतने सारे महत्वपूर्ण घटनाएं तो बहुत होती है। महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे बड़ा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गोलमेज सम्मेलन है, पूना पैक्ट है जो अंबेडकर और गांधी के बीच होता है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट है। इसी बीच में आप देखेंगे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके राजगुरु सुखदेव तीनों को फांसी लगा दिया जाता है। उसका भी एक अलग माहौल है। भारत में सोशलिस्ट का पार्टी का प्रभाव बढ़ता जाता है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, 1934 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में 1934 में शामिल हो जाता है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव काफी बढ़ रहा है। तो इन सभी चीजों की पृष्ठभूमि के बाद 1935 में एक एक्ट लाता है। अब अंग्रेजों को समझ में आ जाती है। इतनी घटनाएं घटित होने के बाद आप देखते हैं 1919 के बाद 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध, आपका गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी का गठन, विदेशी प्रभाव। ऐसे में बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों को अब समझ में आ जाता है कि अब फिर सुधार की जरूरत है। भारत में एक संविधान बनाने की जरूरत है। भारत को हम एक बड़ा संघ बनाना चाहते हैं। अब वो यह प्रमाणित करने के पीछे लगे हुए हैं कि हम जो भारत में कर रहे हैं वो आपके हित में कर रहे हैं। आप इतना समझिए कि भारत का संचालन करना आपके बस की बात नहीं है, इसीलिए हम आपके यहाँ हैं। हम तो ईसा मसीह के क्या बोलते हैं कि आशीर्वाद से आपको सभ्य बनाने आए हैं। तो ऐसे में 1935 ईस्वी का एक्ट कहीं ना कहीं बहुत सारा सुधार लाता है। 1935 ईस्वी के एक्ट को हम अपने वर्तमान संविधान का कार्बन प्रिंट भी कहते हैं, क्योंकि अपने संविधान में 70% से अधिक प्रावधान इसी एक्ट से लिया गया है। 1935 का एक्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। 1935 का एक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें बुरा यही था कि वो अपनी शासन सत्ता से अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहते थे। सब कुछ इसमें प्रावधान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये सभी प्रावधान कहीं ना कहीं सही भी थे, लेकिन इसमें यही अंतर था कि अंग्रेजों के अधीन थे। तो इसके बारे में कुछ लोगों ने अलग अलग बात कहे हैं। अंबेडकर साहब कहते हैं कि एक गाड़ी, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमें एक गाड़ी तो दे दी गई जिसमें ब्रेक ही नहीं था। तो ऐसे में और भी लोग कई कमेंट करते हैं इसके बारे में। तो आप देखेंगे कि ये अंतिम है। साइमन कमीशन की सिफारिश पर आधारित 1935 का एक्ट आया। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों के आधार पर यह एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान, ये आपका पृष्ठभूमि था। तो आप प्रांतों में द्वैत शासन जो 1919 में लाई गई,
उसको अब समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दी गई, केंद्र में द्वैध शासन अब लाया गया, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। 1919 ईस्वी के एक पैक्ट में आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रांतों में द्वैध शासन और प्रांतों में ही द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, द्विसदनीय व्यवस्था। आज जो आप लोकसभा राज्यसभा जैसी 2 सदन देख रहे हैं केंद्र में, ये 1919 ईस्वी का ही देन था एक्ट का। तो 1935 ईस्वी में आप देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन फिर से लागू होता है, वहां भी आरक्षित और हस्तांतरित विषय के रूप में विषयों को बांट दिया जाता है। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की जाती है। ब्रिटिश, जितने भी ब्रिटिश के द्वारा जीते हुए प्रांत हैं और जितने भी रजवाड़े हैं, सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ऐसा प्रावधान था। दूसरा था कि एक संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी पूरे भारत के लिए, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है, संघीय न्यायालय। ब्रिटिश संसद के सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता अब स्थापित हो गई, मतलब सारा चीज तो आपके हित में है, लेकिन ब्रिटिश संसद सुप्रीम होगा, आपके द्वारा बनाया गया सारा कानून पर ब्रिटिश संसद का मोहर लगेगा, तभी वो कानून बनेगा, अन्यथा ब्रिटिश संसद की मर्जी के बगैर आप पत्ते तक नहीं हिला सकते। तो रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई इसके द्वारा, स्थापना लिखेंगे आप, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई इसमें। आप जानते हैं 1934 ईस्वी के रिजर्व बैंक 1934 ईस्वी के एक्ट से 1935 में गठन हुआ, तो इस अधिनियम में भी उसकी चर्चा हुई और 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। वर्मा भी अंग्रेजों के अधीन भारत का ही एक हिस्सा था, जिसको उन्होंने 1824 के युद्ध में और 1852 ईस्वी के युद्ध में जीता था। आपको एक बार बीएसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा, यान्डबू की संधि किससे संबंधित है, तो भारत वर्मा युद्ध से संबंधित है, यान्डबू की संधि। वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। ओडिशा को बंगाल से पृथक कर दिया गया, ओडिशा को बंगाल से पृथक करने की व्यवस्था की गई, बंगाल से पृथक हुआ। कब हुआ? यह हुआ 1 अप्रैल 1936 को, इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को ओडिशा बंगाल से अलग हुआ। यहां में भी सांप्रदायिकता निर्वाचन का विस्तार हुआ। अब देख रहे हैं ना, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को वो छोड़ नहीं रहे, भारतीयों के बीच फूट डालने का प्रयास, जबकि 1932 में पूना पैक्ट हो चुका है। इसमें अब आपने देखा ना कि पहले 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, 1919 में सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन। अब जो बचा है हिंदू, अब हिंदुओं के बीच भी जितने जाति ऊंच नीच हैं, ऊंच नीच के बीच वो जो डिस्प्रेस्ड क्लास है, जो SC ST आज हम जिसे कहते हैं, उन लोगों को हिंदुओं से अलग एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान यहाँ कर रहे हैं। यहाँ जो पृथक निर्वाचन है ना, ये किनके लिए? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जातियों और जनजातियों के लिए। आपको पता है अनुसूचित शब्द का प्रयोग आज जो हम लोग करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, ये अनुसूचित शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 के एक्ट में ही आया था। अनुसूचित जाति जनजातियों को अलग से वोटिंग का अधिकार देने के लिए प्रावधान करने लगे थे, और ये प्रावधान की बात वो गोलमेज सम्मेलन में चर्चा कर रहे थे। अंबेडकर इसकी मांग भी कर रहे थे। इसी अंबेडकर को समझाने के लिए 1932 ईस्वी में गांधी जी अनशन पर बैठ गए, और उसके बाद गांधी और अंबेडकर के बीच एक पैक्ट हुआ, पूना में हुआ, इसीलिए उसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें गांधी जी ने कहा कि आपको आरक्षण कितना 74 सीट मिल रहा है ना, आपको हम 147 सीट देंगे, आपको पृथक निर्वाचन में भाग नहीं लेना बल्कि आरक्षण ले लीजिए। पृथक निर्वाचन और आरक्षण में फर्क है। पृथक निर्वाचन का मतलब हम चुनाव अलग लड़ेंगे, आप चुनाव अलग लड़ोगे, आपके लोग आपको वोट देंगे, हमारे लोग हमको वोट देंगे, ये पृथक निर्वाचन है। आरक्षण की बात है कि एक स्थान पर आप लड़ेंगे, दूसरे स्थान पर हम लड़ेंगे, आपको 10 सीट आरक्षित कर दी जाती है, तो 10 स्थान पर केवल आपके जाति के लोग ही लड़ेंगे, लेकिन उस जाति को केवल उसी जाति के लोग वोट नहीं देंगे, वो लड़ेंगे उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में जितने वोटर हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो उसमें भाग लेंगे। मतलब जात पात नहीं होगा, लेकिन हर जातियों को शासन सत्ता में भागीदारी मिलेगी। इसके लिए पृथक निर्वाचन के स्थान पर क्या हुआ? पृथक निर्वाचन अंग्रेज ला रहे हैं। पृथक निर्वाचन के स्थान पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण क्या है? सभी जातियों को राजनीति में यानी शासन सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप मेरे, अगर आपको
अब इसके संबंधित हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि क्वेश्चन सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम हॉल से मैंने उठा के लाया है। आपके लिए एक भी क्वेश्चन यहाँ बनाया या मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और उस पूछे हुए क्वेश्चन को आप अभ्यास करेंगे। जैसे कि अभी आपने जो थ्योरी पढ़ी है इसके माध्यम से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप इसका अभ्यास करेंगे। फिलहाल आप देख लें कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल मनीपीडिया को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मनीपीडिया। मनीपीडिया जब आप लिखेंगे MANIPEDIA, M को आप कैपिटल रखेंगे, फिर आपको मेरा चैनल दिखेगा। और आप हमें टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम भी मनीपीडिया है, आप यहां भी मनी में M कैपिटल रखेंगे। लाइक कमेंट एंड शेयर भी करें। चलिए आपको नेक्स्ट अब सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आपको हमने बताया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को आज है, लेकिन उस समय कब मिला गया? 1861 के अधिनियम से। अगर आप मेरे लेक्चर को अच्छे से अटेंड किए हैं तो आपको अच्छे से याद होगा कि गवर्नर जनरल यानी इसे अब क्या कहा जाने लगा था? वाइसराय। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 ईस्वी। नेक्स्ट आपका सवाल है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर, देखिए ये IAS प्री का क्वेश्चन है, IAS के एग्जाम में पूछे गए हैं, IAS प्री UPSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति, अभी आपको बोला ना डिपार्टमेंट वाइज सबको बांटा जा रहा था, क्या किया जा रहा था? डिपार्टमेंट वाइज सबको बांटा जा रहा था। तो ये डिपार्टमेंट या विभागीय पद्धति जिसे आपको हमने बताया था पोर्टफोलियो सिस्टम, तो इस द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया, ये भी 1861 ईस्वी के अधिनियम से। पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 ईस्वी के अधिनियम से। नेक्स्ट आपका सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की, आपको हमने बताया कि बजट पर बहस करना और बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अलग अलग टाइम में दिया गया। बहस की बात करें तो 1892 और पूरक प्रश्न पूछने की बात करें, पूरक प्रश्न बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 ईस्वी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बजट पर बहस करने की शक्ति कब मिली? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम 1892 में। आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यूपीपीसीएस मतलब यूपी के पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश, गवर्नर जनरल परिषद में कानून की सदस्य की नियुक्ति। आपने अगर मेरा कल पिछला लेक्चर पार्ट 1 को अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता है कि ईसाई मिशनरियों को प्रवेश 1813 के चार्टर एक्ट से मिला। उसके बाद आप देखेंगे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी स्थापना कब हुई? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1773 ईस्वी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आपको बोला ना संघीय न्यायालय और अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1800, अखिल भारतीय संघ की स्थापना आपका ऑप्शन। और यहाँ है गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यह है आपका ऑप्शन 4। 4 नंबर में कानूनी सदस्य कौन थे? मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में, कल के वीडियो में आपको यह क्लियर हुआ होगा, पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। अब आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना थी, ये पिट्स के अधिनियम 1784 में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर्वोच्च न्यायालय ये कहां में? कलकत्ता वाला सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 ईस्वी में होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 कहां है आपका? 2, 1, 3, 4 बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। तो आप इसे भी देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो आपके अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द्वैध शासन प्रणाली
लागू करने वाला एक्ट आया था? द्वैध शासन प्रणाली तो 2 एक्ट में आया, 1919 में भी, 1935 में भी, लेकिन प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में 1919 में, केंद्र की बात करें तो केंद्र में 1935 ईस्वी में। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ 1919। जब तक यहाँ प्रांत लिख देना चाहिए था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुई? 1919। वैसे भी आपके ऑप्शन में 1935 नहीं है, तो ऐसे भी आप 1919 मानेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है निम्नलिखित, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यूपीएससी, आपको लग रहा होगा कि यूपीएससी के प्रश्न क्यों पढ़ा रहे हैं आप? आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न एक बार आ चुका है वो प्रश्न जनरल हो चुका है, अब वो छोटे मोटे किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में आने वाला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होता है जो एग्जाम हॉल में नजर आता है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होती वहां। लेकिन यूपीएससी अपने एग्जाम में फिर से रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चंस को दूसरे एग्जाम कंडक्ट कराने वाले सीधे कॉपी पेस्ट कई बार कर चुके हैं, करते रहते हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखें और आपके थ्योरी के अकॉर्डिंग है, मैंने जो पढ़ाया है उससे बाहर नहीं है। आप देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित मतलब होता है समाप्त कर देना। देख रहे हैं यूपीएससी का लैंग्वेज, उत्सादित कर दिया गया, ऐसा है क्या? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया गया? नहीं, व्यापार के एकाधिकार तो 1833 ईस्वी के एक्ट से ही समाप्त कर दिया गया। तो ये कथन क्या है आपका? रॉन्ग है, यहाँ 33 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया? नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को समाप्त किया गया, आपने देखा ना। और किस एक्ट के तहत? 1873 के एक्ट के तहत। आप पिछले वीडियो में अगर आप स्लाइड यहां देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपने यहां देखा ना, अठारह के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। तो इसीलिए आपका ये आंसर, आप यहां आ जाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत, तो ये भी क्वेश्चन आपका ये भी स्टेटमेंट गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं किया गया था, ये किया गया है कि उत्तरदायित्व ग्रहण किया समाप्त करके। क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका उत्तरदायित्व ग्रहण, यानी शासन सत्ता ब्रिटिश संसद के अधीन चली गई। ये 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यहां लिख लेंगे आप लोग 1858, और ये सही है आपका। तो आपका इनमें से केवल 2 निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन? केवल एक सही नहीं है। आपसे नहीं पूछा गया कौन सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, बाकी 2 तो सही है। जो सही नहीं है आपका आंसर वही सही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कौन सही नहीं है, जो नहीं है तो 1 नंबर नहीं है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन अभी हमने देखा, द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो भारत में जब क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या दिया? मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। आपका ऑप्शन है मॉन्टफोर्ड सुधार कब आया? 1919 में। साइमन कमीशन योजना कब आया? 1927 में। 27 में गठन, 28 में भारत आगमन। तो लेकिन क्वेश्चन पूछा भारत में द्वैध शासन प्रारंभ कब से किया गया? तो भारत में पूछा गया है, प्रांतों में नहीं, पूरे भारत में द्वैध शासन, यानी भारत इन द सेंस केंद्र में द्वैध शासन। तो केंद्र में द्वैध शासन कब से? 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से। तो 1935 आपका आंसर हो जाएगा यहां, 1935 के एक्ट। नेक्स्ट आपका सवाल है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता यानी कंपटीशन एग्जाम प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? 1853 के एक्ट से। अगर कल आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 1853 के एक्ट में सिविल सर्विस का एग्जाम की व्यवस्था की गई थी बिना भेदभाव का। चार्टर एक्ट 1833 में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? 33 की बात की जाती है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया हुआ 1833 का एक्ट। कौन सा प्रावधान नहीं था? इस पर आप ध्यान देंगे, नहीं पूछा गया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त किया गया, ये तो प्रावधान था भाई, पूछा है नहीं है। तो काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, हाँ 1833 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया और पहला गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का गवर्नर जनरल। तो ये भी बात तो सही है, लेकिन पूछा है जो सही नहीं है। तो काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्ति प्रदान की गई, विधि बनाने की सभी शक्ति 33 में दे दिया गया इसे। ये बात शायद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तब तक गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की गई, ये तो सही है कि हुआ था, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता बनाया गया, विधि का निर्माण कौन करेंगे, गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत का केंद्र शासन का केंद्रीकरण हुआ था 1833 में। तो लेकिन इसमें पूछा गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य को, कौन था विधि सदस्य 33 में, मैकाले, तो मैकाले के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति हुई, वो तो मैकाले की नियुक्ति हुई, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ मैकाले की नियुक्ति हुई थी। वह आप बताइए हमें कि विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति तो 1892 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में हुई, 1833 में तो नहीं हुआ था। इसीलिए आपका जो नहीं हुआ था ना, तो वही आपका आंसर है, जो नहीं था वही सही था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसमें प्रावधान नहीं था वही आपका सही था। चलिए नेक्स्ट आपका भारत सरकार अधिनियम, ये अंतिम प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। 1919 की बात की गई है, कौन सा प्रावधान था ये आपको बताना है। न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण नहीं, न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच नहीं था, ये तो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को लेकर के था। भारत नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव एवं वायसराय की शक्ति, अरे ये तो आपका 1858 में था ना, ये 1858 के एक्ट में था। उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन है किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, तो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट करता है कि केंद्र में द्वैध शासन नहीं होंगे, केंद्र में द्विसदन व्यवस्था आएगा 1919 में। तो केंद्र के सरकार अधिकारिता को दिखाया कि केंद्र में 2 सदन होगा। दूसरा क्या दिखाया, प्रांतों में द्वैध शासन होगा, आरक्षित हस्तांतरित विषय। तो इसीलिए 1919 का जो अधिनियम होगा वो केंद्र और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको बोला कौन परिभाषित करता है। तो आप यहाँ आपका खत्म हो जाता है। ये क्लास का सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें और आपको सारे पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। कोई सुझाव हो इस वीडियो से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों और परिजनों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर नेक्स्ट क्लास में।